मिशन 2023 के मद्देनजर एमपी चुनावी मूड में आ चुका है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर चल पड़ा है। रणनीतियां बन रही हैं। हर हाल में जीत के लिए फॉर्मूला तैयार हो रहा है। जी हां, बीजेपी एक बार फिर कांग्रेसी खेमे में सेंध लगाकर सरकार को बरकरार रखने की कोशिशों में जुट गई है। इस बार भाजपा कांग्रेस के उन स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है जो जाति और स्थानीयता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखते हैं। रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई मंत्रियों और पदाधिकारियों की बैठक के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति मंत्रियों के सामने स्पष्ट कर दी है। बीजेपी अब एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेगी। बीजेपी ने मंत्रियों को और पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कांग्रेस के उन नेताओं को चिन्हित करें जो जाति के आधार पर स्थानीय स्तर पर अपना दबदबा रखते हैं। ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की विचारधारा में जोड़कर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। कांग्रेस के नेता जितने भी हैं, राहुल से निराश होकर सब निकल के जा रहे हैं, तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य को देखते हैं। वो जब स्वर्ण जयंती मनाया जाए, अभी तो अमृत काल है, 75वां है, जब स्वर्ण जयंती मनाया जाए भारत की स्वतंत्रता का, तब भी वो चाहते हैं भाजपा मोदी जी और शिवराज जी के साथ कदम ताल करें, और उसी में वो अपनी भूमिका को देख रहे हैं। तो हम तो किसी का भी स्वागत करेंगे जो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलता है, वो आए और मजबूती से भाजपा के साथ चले। इधर कांग्रेस भी मिशन 2023 को लेकर एक्शन मोड में है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि जनता का सरकार से नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा और जनता खुद कांग्रेस की सरकार बनाएगी। पूरा का पूरा डर आज पैदा हो गया है। उनको मालूम कि चुनाव जीत नहीं सकते, बुरी स्थिति है। 60-65 ज़्यादा सीट आज की तारीख में आ नहीं रही बीजेपी की। आज चुनाव आ रहा है और 1000 में तो रसोई गैस नहीं आ रही है। आज की तारीख में 1200 रुपये आ रही है। बजट के एक दिन पहले आपने 50 रुपये बढ़ा दिए। ये एक डर बीजेपी में हो गया, इसलिए वो छोटे कांग्रेस के नेताओं को पकड़ेंगे। लेकिन ये कार्रवाई एक तरफ से नहीं होती। ये बीजेपी जब भी कांग्रेस का कोई वहाँ जाता है तो कई बीजेपी के कांग्रेस में आते हैं। ये इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनके ऊपर भी भारी पड़ेगी। कुल मिलाकर मिशन 2023 से पहले एक बार फिर सेंधमारी की गूंज सुनाई देने लगी है। साल 2020 में भी कुछ ऐसी ही सियासत देखने को मिली थी। ये बात जरूर है कि चुनाव से पहले सियासत में पाला बदलने का खेल खूब देखा जाता है। अब सवाल ये कि क्या सेंधमारी से सदेगी मिशन 2023 की सियासत? सवाल ये भी कि इस रणनीति में बीजेपी कितना कामयाब होगी। वहीं बीजेपी के अटैकिंग फॉर्म को कांग्रेस किस तरह से डिफेंड करेगी, इस पर नजरें बनी रहेंगी। भोपाल से IND 24 के लिए कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा पुराना फॉर्मूला नई जमावट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। चुनावी साल में क्या है भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा? रूठों को मनाने क्या है कांग्रेस का प्लान? 23 में किंग मेकर साबित होंगे क्या दल बदलू? अपनी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी कितना होगी कामयाब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में असंतुष्ट जो धड़ा है किसी भी राजनीतिक दल का, वो दूसरे राजनीतिक दल के लिए बड़ा ही मुफीद साबित होता नजर आया है। और पिछले कुछ सालों से तो यह परपाटी चल गई है कि अगर किसी दल का बड़ा नेता असंतुष्ट है तो उसे दूसरा दल साध लेता है। और यही दिखा पिछले 2018 के जब चुनाव हुए तो कुछ भारतीय जनता पार्टी से गए लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिए और उससे बहुत ज़्यादा संख्या में कांग्रेस से असंतुष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए। और उसके बाद टिकट के बाद भी कुछ लोग असंतुष्ट हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ बैठे। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो असंतुष्ट लोग हैं या ऐसे लोग जिनको कांग्रेस दरकिनार कर रही है और उनकी पार्टी के अंदर अच्छी छवि है,
जनता पर उनकी अच्छी पकड़ है, उन पर नजरें बनाए हुए। तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, नेता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। संतोष सिंह गौतम जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं कि जो लोग रूठे हुए हैं, जो लोग रूठ सकते हैं, वो लोग टूट भी सकते हैं, ये एक पार्टियों ने एक कॉमन परसेप्शन बना लिया है। तो पहले तो मैं संतोष सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि संतोष जी, अब भी आपके यहाँ कुछ लोग बचे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर रही है कि वो उसको अगले मिशन में जीत दिला देंगे, इसलिए वो लगातार कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है जिससे उनको लगता है कि फायदा पहुंच सकता है पार्टी को। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद अब कांग्रेस में पूरी तरह से वही लोग बचे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा का मजबूती से पालन करते आए हैं और उसमें रचे बसे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इन कामों में कोई बहुत अधिक सफलता मिलेगी। यदि कोई 2-4 कार्यकर्ता चले भी जाते हैं तो कांग्रेस को इस बार इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि ये चुनाव जो होने वाला है वो जनता के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध होने वाला है। मैं समझता हूं कि 18 वर्षों का जो कुशासन जिस तरीके का जनता ने देखा है और जिस प्रकार से पिछली बार हमारी सरकार आने के बाद भी इन्होंने येन केन प्रकारेण हमसे सत्ता छीनी है, उसका जो कड़वा स्वाद जनता की जुबान पर है उसका वो बदला लेना चाहती है और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजय की शिकार होगी, जिसको आप स्वयं देखेंगे। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मालू साहब, अभी तक तो क्या होता था कि आप उस लेवल तक असंतुष्टि का इंतजार करते थे कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तो आप कौन स्थानीय किसकी पकड़ मजबूत है, किसका अपने क्षेत्र में, अपने समाज में दबदबा है, तो पहले से ही उनको कन्विंस करना चाह रहे हो। अब इसको अगर पहले कर लेंगे चुनाव के तो ये कन्विंसिंग कहलाएगी, बाकी टूट फूट कहलाएगी। तो शायद बचना चाहते होंगे उस लांछन से, तो सोच रहे हैं कि पहले ही पाले में ले लें। नवीन जी, जैसे मैं बता दूं कि चुनाव और दल की झांझ मंजीरे बने सरकार में आने के लिए और सत्ता में आने के लिए या रिटेन करने के लिए वो काम करती है, जनता के कल्याण का भी काम करती है, अपनी छवि को भी उज्जवल रखती है और विकास के एजेंडे पर भी काम करती है और कार्यकर्ताओं को भी उसी दिशा में मोड़ती भी है और उनको परिष्कृत भी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित संगठन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, उसका एक निश्चित गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जन कल्याण और विकास का जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए, सुशासन के गोल को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हमेशा ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलते हैं। हम किसी वंशवादी पार्टी या परिवारवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, न कभी बनेंगे। हम इस विचार को लेकर उठते हैं और इसी विचार को हमने केंद्र की सरकार से लेकर बाकी सब राज्यों में भी रिफ्लेक्ट भी किया है और उसके परिणाम भी अनुकूल आए और जनता का समर्थन भी हमें लगातार मिल रहा है। इसलिए अब रूठों को मनाना या हम क्या देख रहे हैं, हम हर जगह पर किस व्यक्ति की जीत की संभावना होगी हम उसी को टिकट देते हैं। कई सारे समीकरण होते हैं, सामाजिक समीकरण भी होते हैं, राजनीतिक समीकरण भी होते हैं, स्थानीय समीकरण भी होते हैं। उनके आधार पर हम वो निर्णय, हमारा जो संगठन है उसकी जो चुनाव समिति है वो इसका निर्णय करती है और कई जगह से हमें फीडबैक भी मिलता है, पार्टी का इंटरनल फीडबैक, फिर हमारा एक सर्वे, केंद्रीय हमारी जो बॉडी है वो भी अपनी तरफ से उसको आकलन करती है। तो हम हमेशा अच्छे लोग राजनीति में आए, हमारा चेहरा बने और वो चेहरा जन कल्याण और जनता की कसौटी पर खरा उतरे, इस बारे में हम लगातार सचेत और सतर्क भी रहते हैं और हम इस बारे में चिंतित भी रहते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जैसे कहा कि अब कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा और इक्के दुक्के लोग चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब जाने का और रिसाव का सिलसिला जारी है और रहेगा। क्यों है वो तो उनको सोचना चाहिए। प्रतिक्रिया लेते कभी गाँव की बात करते हैं तो क्यों चले जाते हैं, किस कारण चले जाते हैं, ये तो उनको आकलन का विषय, हमारे आकलन का विषय।
जब चला जाता है तो हम उसको बदनाम करते हैं, जब रहता है तो वो पाक साफ है, गंगा की तरह पवित्र है, चला गया तो बोले वो तो हमारे लिए बहुत किसी काम का नहीं था, वो तो भ्रष्ट था, बेईमान था, वो चला गया। तो ऐसे लोगों को क्यों आप रखते हैं? पहले हमारा परिष्कार तो कर ले। एक वर्टिकल विभाजन कभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ पूर्ववर्ती जनसंघ का कभी नहीं हुआ। कांग्रेस का वर्टिकल विभाजन कई बार हुए, देख रहे हैं कितने कितने सारे अमीबा की तरह नए नए टुकड़े कांग्रेस के पूरे देश में इधर उधर छितरे छितरे पड़े हैं। तो इसलिए एक विचारधारा को लेकर, एक किसी उद्देश्य को लेकर यदि राजनीति की जाए तो कभी न तो टूट होती है, न फूट होती है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ मैं। देवदत्त दुबे जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्लान कर रही है। पहले तो असंतुष्ट लोग होते थे कि टिकट वितरण पे कोई समस्या हुई या किसी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला संगठन में, तो असंतुष्टि आती थी और तब पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सक्रिय होती थी, राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ सक्रिय होते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया है कि कांग्रेस में टिकट वितरण के पहले वो उन सारे लोगों को एनलिस्ट करना चाहती है, उनकी एक सूची बनाना चाहती है, उन पर काम करना चाहती है जो लोग थोड़ा सा क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं, अपने समाज में जनता के बीच में अपनी पकड़ रखते हैं। तो वो ये उनको टारगेट करके कि कैसे भी कन्विंस किया जाए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अगर वो ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस को। तो अब एक नई स्ट्रेटेजी चुनाव से पहले ही आओ, ये एक नई स्ट्रेटेजी बना रही है। देखिए प्रोज जी, जो समाज में घटित होता है उसी का प्रतिबिंब हम फिल्मों में देखते हैं और वैसा ही अब राजनीति में देखने को मिल रहा है। पहले एक जो समाज में संकोच था, एक पर्दा था, एक नैतिकता थी, वो दूर हुई। एक ऐसे ही चलता था दौर, अब आज एक मैनेजमेंट का भी दौर आया है। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, परिवार भी मैनेजमेंट से चल रहे हैं। तो जो पहले दल बदल इतना वैसा माना जाता था कि उसको बड़े हेय दृष्टि से जनता देखती थी, या दलों वाले लोगों ने वर्षों संघर्ष किया लेकिन उन्होंने दल नहीं बदला। आप बचपन से जब हम लोग प्राइमरी में थे तब से सुनते रहे अब की बारी अटल बिहारी, और कब जाके अटल बिहारी की बारी आई, दल नहीं बदला। तो पहले एक संकोच था, अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग थी, और पहले राजनेता ऐसे कोई काम भी नहीं करते थे कि सत्ता पक्ष उनको दबा सके। तो अब तो एक तो ये नैतिकता खत्म हुई नेताओं में, दल बदल कोई मुद्दा नहीं बचा, अब तो बेधड़क दल बदल, अब तो जहां दम वहां हम की स्थिति आ गई। और दूसरा मैनेजमेंट का दौर आ गया, अब हर जगह मैनेजमेंट है, तो सफलता के प्रति ज्यादा आसक्ति हो गई बजाय सार्थकता के। तो सफलता हमें कैसे मिलेगी, किसी को भी टिकट दें। और ये कोई एक दल की बात नहीं है, आप देखें डकैतों को टिकट दिए, फिल्म स्टारों को टिकट दिए, किसी को भी, मतलब जो वोट ले सके और चुनाव जिताऊ को टिकट है, जिताऊ को टिकट, ये सफलता है। ये सार्थकता पीछे छूट गई। पहले सार्थकता थी, संकोच था, अब ये सब चीजें जो बदली हैं समाज में, उसका असर जो फिल्मों में था वही राजनीति में अब देखने को मिल रहा है। और भाजपा तो मैनेजमेंट के मामले में जो दिखा रही है अपने हुनर, जो शून्य से वो शिखर पर पहुंची, उसको तो आप देख ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि एक विधायक हो तो वहां भी वो सरकार बना लेते हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। संतोष गौतम जी हैं। संतोष जी, ये जो आपके असंतुष्ट तो ठीक है, जो संतुष्ट भी हैं उनको भी असंतुष्ट करके या उनको कन्विंस करके, अपनी बातचीत से सहमत करके, उनको इस बात से एक राय करके कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में ही एक बड़ा भविष्य है उनका, कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं को या सक्रिय कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लेना चाहती है। इस पर भी विचार मंथन हुआ है कि कैसे भी सेंध लगाई जाए और ये चुनाव के पहले किया जाए, तो संगठन से जब लोग आएंगे तो दल बदल का भी कोई आरोप नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा। जी देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई आंतरिक सर्वे कराए हैं
जिनमें उनको 64 से लेकर 70 सीटों के आसपास मिल रही है, जिसमें संघ के भी सर्वे शामिल है, इनके खुफिया विभाग के भी सर्वे शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की निराशा और हताशा साफ झलक रही है, इसलिए वो इस तरीके का प्रयास करने जा रही है। लेकिन इस तरीके के प्रयासों से उसको कोई बहुत अधिक सफलता इसलिए नहीं मिलने वाली कि मैंने कहा कि जो लोग चले गए वो चले गए, और अब जो हैं वो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और मैं तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब ख्याली पुलाव न पकाए, आकर जमीन पर हकीकत देख ले, लोगों से मिलकर बात कर ले, समझ में आ जाएगा कि मामा का जो कुशासन है वो अब जाने के इंतजार कर रहा है। और जब मतदान का दिन आएगा अगले 5-7 महीनों बाद, तो जनता इस बात की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है कि जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया, जिसको इतनी आशा और उम्मीदों के साथ जनता लाई थी, और जिसने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की, जिसने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कर दी, और जिसने तमाम जनहितैषी योजनाओं को लागू कर मध्य प्रदेश को विकास देने का एक नया आयाम शुरू कर दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपना जो अमित शाह का जो फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं कि राजनीति का सबसे निकटतम फॉर्मूला आज तक पूरे राज्यों में लागू करें, चाहे गोवा में हुआ हो, चाहे कर्नाटक में हुआ हो, इस तरीके की राजनीति पहले कभी नहीं हुई। चूंकि उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो जाने जाते हैं तमाम तरीके के मैनेजमेंट करने को, तो इस मैनेजमेंट को अगर कोई चाणक्य नीति कहता है, मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आवाज खोलो भाई, आवाज खोलो। नवीन जी, आयाराम गयाराम कब हुआ था, इनसे पूछो। मैं ये समझता हूँ सरकार ने पूरी गप कर गया, वो कब हुआ था? नहीं कहते हैं इसको, कहते और किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया। 356 कितनी बार लगी आपके? 90 बार। अभी लगी कोई एक बार भी 356? ये परोपदेश कुशल बहुत है। और जहाँ एक मिनट सुन लीजिए जी, बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ नवीन जी, तो मेरी बात आदरणीय मालू जी के बीच में मैं नहीं बोला था, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरी बात सुन लें। तो क्षुद्रता की जो राजनीति की शुरुआत अमित शाह ने की है, इसके पहले इस देश की राजनीति में नहीं हुई। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेके जाए ना, क्यों विकास यात्रा पर जगह जगह हमला हुआ और जगह जगह उसको अपमानित होना पड़ा। मैं समझता हूं विकास जब हुआ ही नहीं है तो झूठे दिखावे क्यों करना। अब कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना लाएंगे, अरे पहले की योजनाएं हैं उनमें कितने पैसे लोगों के खाते में पहुंचे। गैस के सिलेंडर की कीमत फिर 50 रुपए बढ़ा दी गई। जनता को एक तरफ से आप राहत देने की बात करते हो, पिछले महीने में नवीन जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पिछले फरवरी महीने में 14,000 करोड़ का कर्ज इस सरकार ने लिया है। तारीख बताता हूं, तारीख 1 तारीख हुई, फिर 1 तारीख को 2,000 करोड़, 7 तारीख को 3,000 करोड़, 14 तारीख को फिर 3,000 करोड़, फिर इसके बाद 21 तारीख को 3,000 करोड़ और 28 तारीख को 3,000 करोड़। तो इस कर्ज लेकर जो सरकार चल रही है, इसको आप क्या कहेंगे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की जो चारवाक की कहावत है, वो इस सरकार ने बिल्कुल साकार कर दी है। तो इससे तो इस सरकार को जाना ही बेहतर है, क्योंकि मध्य प्रदेश को इस प्रकार के कर्जे की आवश्यकता नहीं है कि 46,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वो कर्जे में भरे। 3 लाख करोड़ से जो वार्षिक सालाना बजट है, उससे अधिक का मध्य प्रदेश पर कर्ज हो गया है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं मालू साहब, आप मालू साहब अब रखिए प्रतिक्रिया। मालू साहब, जब विकास ही नहीं हुआ, जब सुशासन ही नहीं आया, तो 18 साल से राज कैसे कर रहे हैं? वो डल गए अपने आप। भाई हमारी कोई भूमिका है कि नहीं? हमारी सत्ता की भूमिका, आपके विपक्ष की भूमिका है। यदि कुछ नहीं हुआ, अंधकार है, अंधेरा है, तो लोगों के बीच में प्रकाश जलाइए, लाइए, बताइए कि बंटा डार हो गया। अरे आपकी हालत तो ये हो गई कि जहां जहां पांव पड़े संतल के मामा बंटा डार 2016 में तमिलनाडु में। मैं आपको दूंगा, दोनों लोगों को एक ओपन सेशन दूंगा, सुन लीजिए। वो आपसे अलग हो जाती है वामपंथियों के साथ। अभी आप गए त्रिपुरा में, उनसे पिछली बार से कम मत मिले, पिछली बार से कम सीटें मिली। दूसरी जगह पर आपकी हालत क्या हुई? मणिपुर में क्या हुई, मेघालय में क्या हुई? आपकी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथियों ने गठबंधन किया, कांग्रेस 0 पे लटक गई। तो आप जहां जहां जा रहे हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ आरजेडी के साथ गए और आपको ज्यादा सीटें दी, आपने उनकी भी लुटियां डुबो दी, अपनी भी डुबो दी। तो एक ऐसा काला चेहरा कांग्रेस का हो गया है। और वो विपक्ष की भूमिका यदि निभाना है तो निभाइए, लाइए जनता के बीच में। जो भ्रष्टाचार किया इन्होंने विकास नहीं किया है, तो लोगों के बीच में आपको तथ्य परक चीजें रखना पड़ेगी, क्योंकि आपके नजरिए से लोग नहीं देख रहे हैं, अंधभक्त नहीं है, उनको दिख रहा है, सूझ रहा है, वो अनुभव भी कर रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, विकास का लाभ भी उठा रहे। 2.2 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट करने से रहकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों तक पहुंचे। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, एक एजेंसी की रिपोर्ट है।
जो आज ही प्रकाशित हुई, अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए, और उस एजेंसी से भी रिपोर्ट मंगवाइए किस तरह की ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ कामों में हो रही है। और आप केवल तोता रटंत करते हैं, ऐसा हो गया, अराजकता फैल के भ्रष्टाचार हो गया, भाई एक भी आरोप सिद्ध कर पाते? हमारे यहाँ न्यायपालिका है, सारी एजेंसियां हैं, कोई बताते आपको? आप तो कह रहे हैं कि सारा का सारा गप कह गए, इतने लाख रुपए का करोड़ का कर्जा ले लिया। अरे किसी सिस्टम के तहत कर्ज मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। उसका परसेंटेज तय है कि 4% से ऊपर नहीं जाना चाहिए जीडीपी का, और रेशो से हमारे कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं गौतम जी? नहीं दे देती कोई आरबीआई, और इसके पहले भी अभी अंधकार की बात कर रहे थे। इंदौर जैसे महानगर में बैठा हुआ हूँ, नवीन जी बोलिए। मैं इंदौर जैसे महानगर में बैठा हुआ हूँ, थोड़ी सी 4 बूंद पानी गिरा है और मैं अंधेरे में डिबेट कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल की लाइटों में डिबेट कर रहा हूँ। ये है यहाँ की हालत। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रदेश के अंदर अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रॉपर बिजली दे रहे और जनता को राहत दे, जनरेशन हो रहा है, इंदौर जैसे महानगर में नर्मदा का पानी प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बढ़ रही है और नया रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो देखिए, आपको जनता के बीच में विपक्ष की भूमिका, पहरेदार की भूमिका निभा। अब आपको तो आदत ही नहीं है कि कुछ मेहनत करने की। हर 10 किलोमीटर पे आपको कुछ खबर मिल जाएगी, आपकी जाने की आदत नहीं है। जनता के बीच में जनता के मुद्दों पर जाने की बात नहीं है, आपको केवल नोटंकी करने की आदत है। चाहे विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो, मुद्दे की बात पर करना जिसका कोई मतलब नहीं, केवल प्रचार पाना। इसलिए क्योंकि आपको मालूम है, अगर हमने कोई बात की तो कपड़े उतर जाएंगे, हमारे पुराने इतिहास सामने आ जाएंगे। चलिए दुरुपयोग सत्ता का किया आपने। चलिए अभी ये न मालू जी से पूछने का मतलब है और न मालू जी अभी बता पाएंगे। मालू जी, आपके पंडित नेहरू ने आते थे, मालू जी खुद बड़ा एक, मालू जी अपनी एक अलग, मालू जी अपनी एक ट्रैक बछाए हुए हैं, धड़ाधड़ चले जा रहे हैं उस पे। मालू जी नॉन स्टॉप चल रहे हैं, मालू जी नहीं रुकने वाले। मालू जी देखिए, मालू जी की गाड़ी में भरा हुआ है माल, भारतीय जनता पार्टी है मालामाल, वोट लदे हुए हैं मालू जी की गाड़ी में। तो मालू जी हैं चालू जी, मालू जी बंद ही नहीं हो रहे हैं। ये जो मालू जी का जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं ना कि हम 2003 से जीत रहे हैं। तो मालू जी की गाड़ी जो है वो ओवरलोडेड है। ओवर कॉन्फिडेंस हो ना हो, ओवरलोडेड है। जीतते हैं तो मालू जी की गाड़ी जो है अब वो छोटे मोटे स्टेशन पे रोक नहीं रही, जंक्शन पे बात करती है मालू जी गाड़ी। तो अभी तो चूंकि समय है तो इसलिए मुझे इस वर्तमान समय को जंक्शन की स्थिति देनी पड़ेगी। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, अब भारतीय जनता पार्टी अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाती है कि कांग्रेस में कौन कौन सक्रिय कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के तौर पर ही उन्हें अपने साथ ले आती है, तो कांग्रेस को एक बड़ा डैमेज करेगी वो। क्योंकि उस समय उस पर यह आरोप भी नहीं लगेगा कि ये दल बदल है, ना उस पर ये लांछन लगेगा कि इन्होंने जोड़ तोड़ की है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर दरक जाते हैं चुनाव के पहले, तो कांग्रेस के ऊपर जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि भाई ये तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे। क्या कहें? देखिए, ये तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी है प्रदेश में, तो ये अब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि कौन कांग्रेस छोड़कर कब भाजपा में चला जाए। और मध्य प्रदेश में तो ये भी हुआ कि 2018 के चुनाव के पहले रामकृष्ण कुसमरिया और सरताज सिंह जैसे संघ के तपोनिष्ठ पुराने भाजपाई वो कांग्रेस में चले गए। तो अब तो दल बदल ना कोई लांछन मानता है इसको, ना कोई संकोच, ना कुछ, बेधड़क है अब तो। लेकिन भाजपा हमेशा से जो सुनिश्चित शिखर पे पहुंची, तो उसका एक की वोटर के ऊपर ध्यान रहा है। क्योंकि एक समय तो कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय हुआ करती थी, और उस माहौल में भाजपा ने यदि अपनी जगह बनाई है, तो कुछ जनता के बीच और कुछ इस तरह के नेताओं को तोड़ तोड़ के, या कुछ समाज सेवियों को, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, समाज सेवी जो भी हो, उनको जो की वोटर, जो समाज में कुछ वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, ये भाजपा की हमेशा से एक रणनीति रही है। और अब इस बार वो, चूंकि कांग्रेस 2018 में झटका दे चुकी है भाजपा को, इस बार वो पहले से ही, चुनाव के पहले कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उनके जहां जहां स्थानीय स्तर पर जनाधार वाले, चाहे वो जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, मंडी के हो, कोई भी ऐसे नगर पालिका में पार्षद हो, तो ऐसे लोगों को तोड़कर वो एक एक सीट को ऐसा सुरक्षित करना चाहते कि 500, 1000, 2000, 5000 वोट के जो आसामी है उनको अपनी तरफ ले लिया जाए। क्योंकि अब वो निश्चिंत होना चाहती, 2018 की तरह रिस्क नहीं लेना चाहती।
और कांग्रेस राजनीति में भी खैर उसी निश्चिंत तो आदमी तभी होता है जब राजनीति छोड़। बस सर समय की अंतिम सीमा में पहुंच गए। बहुत माफी के साथ में ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति में निश्चिंतता नाम का कोई शब्द राजनीति की डिक्शनरी में नहीं है, और अगर किसी को राजनीति में रहते हुए निश्चिंतता आ गई है तो यकीन मानिए कि फिर वो राजनीति में नहीं है, और सक्रिय राजनीति में नहीं है, मतलब साइड लाइन है। तो राजनीति में निश्चिंतता कह नहीं सकते। राजनीति निरंतर काम करने वाली एक फील्ड है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पिछले कुछ समय से जोड़ तोड़ के बहुत आरोप लगे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा पहले के जैसे जब चुनाव में टिकट घोषित हो जाते हैं, असंतुष्ट हैं, तो उनको मिलाना तो एक प्रक्रिया होती है कि नहीं हमारे यहाँ के असंतुष्ट लोगों को कर लिया, फिर जिनको जो जीत गए उनको मिला लिया। ये आरोप लग चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब कार्यकर्ता के तौर पर जो सक्रिय लोग हैं, जो संभावित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिरोध हैं और कांग्रेस के लिए वो प्रतिनिधित्व कारक हैं, कांग्रेस का वो संभावित प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो वो उन लोगों को अपने साथ मिलाना चाहती है कि सेनापति जो हैं कांग्रेस के उनको मिला ले। तो जो सेना है वो वैसे ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगी, और सेना बिना सेनापति के करेगी क्या। तो ये जो विचार भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, अगर वो ये करती है तो कांग्रेस को अब ये देखना होगा कि इसका कांग्रेस के पास क्या जवाब है। और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाती तो यकीन मानिए कांग्रेस इस बार कड़ा प्रतिरोध भी स्थापित करेगी, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया से कांग्रेस तप चुकी है। कांग्रेस हर प्रकार का झंझावात सह चुकी है। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।